नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। आज बात राजनीतिक सुर्खियों में छाई खबरों की भी करूंगा। कहा जाता है कि सियासत के सवाल संभावनाओं के फॉर्मूले से हल नहीं होते, इसलिए जब राजनीति के मुद्दे तय किए जाते हैं तो नफा नुकसान का अंदाजा सबसे पहले लगा लिया जाता है। वक्फ कानून में संशोधन का मामला कुछ ऐसा ही है। भारत की बात में आज आप इस पर दिलचस्प रिपोर्ट देखेंगे। साथ ही आज करेंगे संसद में विनेश फोगाट पर छिड़े जुबानी दंगल की बात। राज्यसभा में विपक्षी नेताओं की टिप्पणी से सभापति जगदीप धनखड़ इतने आहत हुए कि उन्होंने कुछ सदस्यों को सख्त नसीहत दे डाली। खबर बांग्लादेश की भी होगी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। पूछा जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के कमान में किधर जाएगा बांग्लादेश। इसके साथ ही आपको सुनाऊंगा कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बांग्ला वाणी, जिन्होंने विवाद का नया चैप्टर खोल दिया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं वक्फ संशोधन बिल की। सरकार ने आज संसद में जब यह बिल पेश किया तो लोकसभा में विपक्ष ने तूफान खड़ा कर दिया। सरकार को मुस्लिम विरोधी तक बता डाला। विपक्ष को उम्मीद थी कि जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी जैसे दल इस पर सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन हुआ ठीक उलट। इन दलों ने विपक्ष को ही टेंशन दे दी। देखिए एक खास रिपोर्ट। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। वक्फ कानून में संशोधन के बिल पर आर पार की बहस की गुंजाइश तो शुरू से ही थी, लेकिन तकरार सियासी तापमान को इतना बढ़ा देगी, इसका अंदाजा कम ही था। Guruvayur temple, there is a temple Devaswam board. Anybody can believe that that temple Devaswam board can a non-Hindu? This provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, is directly an attack on the faith and freedom of religion. Directly. This bill is completely against the Muslims, the minorities. They does not believe that this country is made of people. It's a secular country. कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार आज मुसलमानों के विरोध में बिल ला रही है तो कल दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा ही करेगी। इस पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह भड़क गए। This is a fundamental attack on constitution. This bill is a fundamental. Now you are going for Muslims. Next you will go for Christians. Next you will go for Jains. Next you will go for Parsi. केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। विपक्ष सरकार पर मुसलमानों के अधिकारों में दखलंदाजी के आरोप लगाने में जुटा था तो बीजेपी के सहयोगी दमदार अंदाज में ये बता रहे थे कि वक्फ से जुड़ा संशोधन बिल सही समय पर उठाया गया सही कदम है। मुझे लगता है कि इन सभी को वक्फ पे कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो, अच्छे स्कूल्स बने, कॉलेज बने, अस्पताल बने, ये इनको नहीं चाहिए। इनको सिर्फ जो है इनका वोट बैंक जो है, ये वोट बैंक खुश करने के लिए, एक समाज को खुश करने के लिए जो है यहाँ पर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। When the purpose and the power gets misused,
It is the responsibility of the government to bring in reforms and introduce transparency in the system. And we believe that the registration is going to help poor Muslims and women of the country and bring transparency. लेकिन इंडिया गठबंधन के दिग्गजों ने जैसे तय कर रखा था कि सरकार पर हर मिनट हमले की तेज बौछार की जाए, पलटवार के लिए सरकार भी जैसे तैयार बैठी थी। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? बार बार वो कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात उन्होंने कहा, मैं इसका आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर इमरान मसूद तक ने बिल का विरोध किया, सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बता डाला। आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। चर्चा के बाद सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों, सभी दलों से नेताओं से बात कर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 को सरकार ने संसद में पेश तो कर दिया, लेकिन उसके बाद इसे सीधा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। इसके दो मतलब होते हैं कि जहां विपक्ष अपने सवालों के साथ तैयार नजर आया था, तो वहीं सत्ता पक्ष अपने सीधे जवाबों के साथ भी तैयार था। पर इस तैयारी के बीच में समझा ये जा रहा है कि ये वोट बैंक की राजनीति को साधने की भी कवायद है। हालांकि सत्ता पक्ष और बीजेपी इस बात पर आमदा है कि इसका सीधा फायदा मुसलमानों को भी होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। देखिए, वक्फ को लेकर पूरे देश भर में चर्चा चल रही है। वक्फ की अगर हम बात करें तो वक्फ का मतलब यह है कि कोई भी चल या अचल संपत्ति ये हो सकती है, यानी इस्लाम को मानने वाला अगर कोई अपनी चल या अचल संपत्ति कोई दान करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है और उसके संचालन के लिए वक्फ बोर्ड बनाया जाता है। और इसी बोर्ड के कामकाज करने के तरीके को लेकर यह संशोधन बिल लाया गया है। बहरहाल बढ़ते आगे, रेसलर विनेश फोगाट की बात करते हैं। रेसलर विनेश फोगाट के ओलंपिक मेडल पर अब भी सस्पेंस कायम है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में विनेश को सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग पर सुनवाई होनी है। इसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है, लेकिन सियासतदान कुछ ज्यादा ही बेचैन है। यह बेचैनी जब राज्यसभा में दिखी तो अलग ही माहौल बन गया। विनेश के मुद्दे पर विपक्षी बेंच से कुछ ऐसी टिप्पणी हुई कि चेयरमैन जगदीप धनखड़ आपे से बाहर हो गए। फिर जो हुआ वो सुर्खियां बन गया। Your conduct is ugliest in the house. I condemn your action. Next time I'll show you the door. ओलंपिक इतिहास के सबसे हैरान करने वाले फैसलों में से एक ने दंगल गर्ल विनेश फोगाट की फाइनल वाली राह रोकी तो खेल पर राजनीति का समंदर लहराने लगा। राज्यसभा में वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। Mr. Derek O'Brien, you are shouting at the chair. How dare you shout at the chair? शुरुआत हुई कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। खड़गे सदन की कार्यवाही रोककर विनेश का मुद्दा उठाने की कोशिश करने लगे। Discuss and who is behind this and how only 100 grams. जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग ठुकराई तो टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन का रिएक्शन आया और विपक्ष के बर्ताव पर सभापति आग बबूला हो गए। Mr. Derek O'Brien, you are shouting at the chair. How dare you shout at the chair? Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I'll show you the door. चेतावनी सिर्फ टीएमसी सांसद को मिली, लेकिन इसे सम्मान से जोड़कर पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। कि लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस टीएमसी भी यहां पर विराजमान है विपक्ष के रूप में, जिस तरीके से उनका व्यवहार चेयर के प्रति रहा है वो कंडेमनेबल है।
जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है, ये कोई पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, यह देश का सवाल है। मुझे लगता है कि शायद विपक्ष विषय विहीन हो चुका है। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने पर विनेश को फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य ठहराने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का था, लेकिन इस मुद्दे को राजनीति के दलदल में घसीटने का प्रयास पहले ही चालू हो चुका था। ये 100 ग्राम वाली जो चीज है, ये तो किसी को हजम नहीं हो रही। जो रेसलर्स के साथ उधर उनको बैठ के उनको धरने देने का, उस लड़ाई में वो फोर फ्रंट पे थे और उस टाइम भी सरकार ने उसकी कोई मदद नहीं की। विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो नहीं हारी, पर साजिश के मैट पर हार गई। विनेश फोगाट को स्पोर्ट्स की राजनीति की बलि चढ़ा दिया गया। तो सब खुशी मना रहे थे। हां, सत्ताधारी कुछ लोग विनेश फोगाट को मुबारकबाद की ट्वीट करने से भी बच रहे थे। रही सही कसर कांग्रेस के पोस्टर ने पूरी कर दी। बिहार कांग्रेस के सचिव रह चुके सिद्धार्थ क्षत्रिय ने राजनीति के आशु कवि बनकर अपनी कल्पनाओं के सारे घोड़े खोल दिए। पटना की सड़क पर जो पोस्टर लगवाया, उसमें अभिव्यक्ति की सारी सीमाएं तोड़ दी। पोस्टर पर लिखा, भारत हार गया, मोदी जी जीत गए, और पर्चे पर ही आपातकाल पार्ट 2 का ऐलान भी कर दिया। हालांकि परंपरागत तौर पर कुश्ती से जुड़े विनेश के घर वाले किसी भी तरह की साजिश की बात से साफ साफ इनकार कर चुके हैं। विनेश अब कुश्ती लड़ने से इनकार कर चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस के तेवर बदले नहीं हैं। पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं। तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की वो लेती हूँ, पक्का गोल्ड मेडल आती है। राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती है तो राज्यसभा में भेजता। हुड्डा जी की एक आदत बन गई है, वो वही घोषणाएं करते हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने देना ही है फोगाट को गोल्ड मेडल जीतने से जो इनाम मिलना था, जो 6 करोड़ रुपए है, जो मैंने किया था जब मैं खेल मंत्री था, तो 6 करोड़ रुपए उसको दे दें। विनेश के ओलंपिक ब्रेक में कुछ न कुछ सबके लिए है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सदमा है, सत्ता के लिए आरोप है, और विपक्ष के लिए एक ऐसा मुद्दा जिसे जिंदा रखने की कोशिशें लगातार जारी हैं। देखिए, बांग्लादेश में आज का दिन बेहद खास है। वजह है अंतरिम सरकार का शपथ ग्रहण। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में सरकार के सदस्य कमान संभाल रहे हैं। डॉक्टर यूनुस का दावा है कि देश अब शांति की ओर बढ़ेगा। दुनिया भी यही उम्मीद कर रही है, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह अराजक तत्व अब भी आपे से बाहर हैं, उसको लेकर कई तरह की आशंकाएं खड़ी हो गई। बांग्लादेश में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार क्या हिंसा के तांडव को थाम लेगी? क्या ये अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को फौरन रोक देगी? क्या बांग्लादेश जल्द शांति की राह पर लौट आएगा और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी? इस वक्त ये सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह है नई कमान से लगाई जा रही उम्मीदें। लेकिन उम्मीदों पर खरा उतरना इतना आसान नहीं, क्योंकि शांति की अपील अब तक बेअसर रही है। भले डॉक्टर मोहम्मद यूनुस शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटने को दूसरी आजादी बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये आजादी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस सड़कों पर उतर रहे लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांत रहिए और हिंसा से दूर रहिए। लेकिन कड़वा सच ये है कि इस वक्त बांग्लादेश में हिंसा का तांडव एक हकीकत है और इसे काबू करना नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती। क्योंकि बांग्लादेश में सिर्फ अल्पसंख्यक हिंदुओं के ही घर नहीं जलाए जा रहे, सिर्फ अवामी लीग के समर्थकों की ही हत्या नहीं हो रही, खतरे में सेना के रिटायर्ड अफसर भी हैं। जरा ये तस्वीर देखिए, ये जलता हुआ घर सेना के रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली समन का है। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली समन खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये तस्वीरें दुनिया के सामने लेकर आए। मेजर मोहम्मद ने बेगम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमात इस्लामी पर इस आगजनी का आरोप लगाया है। सच ये है कि थानों को छोड़कर भागे पुलिस वाले जब तक कानून का डंडा नहीं चलाएंगे, तब तक लूटपाट से लेकर डकैती और अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं रुकने वाले। इसे सुनिश्चित करना मोहम्मद यूनुस सरकार की पहली जिम्मेदारी है,
क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में जमकर लूटपाट हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ढाका में हथियारबंद लोग इसी तरह दुकानदारों को लूट रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस से लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की नेता खालिदा जिया की तरफ से हिंसा के नहीं थमने पर चिंता जताई जा रही है। सवाल है कि फिर हिंसा कर कौन रहा है? দেশকে গণতন্ত্রের উত্তরণের চলমান প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করতে সারা দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রশাসনের প্রতি আহ্বান, শক্ত হাতে আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করুন, প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন। अब सवाल है कि अगर खालिदा जिया से लेकर मोहम्मद यूनुस तक हिंसा को साजिश बता रहे हैं तो फिर ये साजिश किसकी है? सवाल ये भी कि क्या डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की कमान में बांग्लादेश लोकतांत्रिक राह पर चलेगा? क्या सभी राजनीतिक दलों को बराबर की आजादी और सुरक्षा मिलेगी? क्या बदले की राजनीति की अब कोई आशंका नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या बांग्लादेश अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा या फिर अपने संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के योगदान को भुला देगा? देखिए, देश में राजनीतिक हालात नई करवट ले रहे हैं तो पड़ोसी मुल्क की घटनाओं पर हिंदुस्तान में सियासत तेज है। जैसी आग बांग्लादेश में भड़की वैसी ही आग भारत में भड़कने की बात कही जा रही है। पिछली बार यह आशंका कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने जाहिर की थी। इस बार भी यह आशंका जताने वाले कांग्रेस के ही नेता है। नाम है मणिशंकर अय्यर। कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। देश में आजादी पर भी सवाल उठा रहे हैं मणिशंकर अय्यर। बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहां की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी एक कंपैरिजन कर सकते हैं। भारत में बांग्लादेश जैसी बगावत की आशंका जताने वाले सलमान खुर्शीद अभी अपने बयान पर ठीक से सफाई भी नहीं दे पाए थे कि कांग्रेस के ही एक और दिग्गज मणिशंकर अय्यर ने बयान का नया बम पटक दिया। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहां भी आने लगे हैं। वहां तो उभर गए हैं लेकिन यहां भी वो शुरू हो गए हैं। हर चुनाव में हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर बीजेपी पर हमले करती रही है। मणिशंकर अय्यर भी पार्टी की इसी लाइन पर बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसे डिरेल हुए कि इशारों में ही सही अपने मुल्क में बांग्लादेश जैसी बगावत की आशंका जता दी, फिर आजादी पर सवाल उठा दिया। तो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज है, लेकिन वो आजाद भारत होगी क्या? वो एक लोकतांत्रिक भारत होगी क्या?